वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर गैसेस स्टेट स्टार्ट करेंगे और इसमें कुछ लॉस के बारे में भी आज ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले चैप्टर की बात करें क्या है गैसेस स्टेट। तो यहाँ पे हम लोग देखो सॉलिड लिक्विड गैस तीन स्टेट होती है, तीन फेज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तीनों के लगभग सभी बच्चों को प्रॉपर्टीज पता हो जाती है क्योंकि आप लोग क्लास 11th में आ चुके हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज जब पता हो गई हैं तो अब इसके बारे में और क्या क्या चीजें हम लोग को डिस्कस करनी है वो हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, देखो गैसेस गैसेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। गैस क्या होती है, फुली कंप्रेसिबल होती है। सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करें, सबसे ज्यादा जो कंप्रेसिबल होती है वो गैसेस होती है। और इसकी रिजिडिटी की बात करें, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता है। ठीक है, ऐसे पकड़ो गैस पकड़ सकते हैं, नहीं बिल्कुल भी रिजिड नहीं होता है। ठीक है, एयर मतलब स्पेस ऑक्यूपाई करता है। काफी चीजें आप लोग को पता होंगे इसके बारे में। डेंसिटी कम होता है, ठीक है, और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, इसके पास एक बाउंड्री डिफाइंड होती है। ये सारी प्रॉपर्टी आप लोग को ऑलरेडी गैसेस के बारे में पता होगी, इसके बारे में नहीं डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के बेसिस में आते हैं। चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं वो किसी भी गैस के लिए कैसे वेरिएट करते हैं उसके बारे में बात किया गया है। कौन कौन से फैक्टर होते हैं, देखो एक होता है प्रेशर, एक होता है वॉल्यूम, एक होता है मोल और अगला होता है टेम्परेचर। ये सब कुछ क्या है, ये सारे हमारे वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, जो कि वेरिएट करते हैं, वेरिएबल फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो गैस टू गैस क्या होते हैं, वेरिएट करते हैं। कौन कौन सा हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, एन का मतलब हो गया मोल जिसको हम बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और टी मतलब हो गया टेम्परेचर। ये सारे वेरिएबल फैक्टर होते हैं जो गैसेस के अंदर वेरिएट करते रहते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में हम लोग पहले यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, देन हम लोग प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, देन मोल एंड देन टेम्परेचर। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर वॉल्यूम की बात करें तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। ठीक है, इसका कैसे समझेंगे, फिक्स्ड नहीं होता है। हमने कहा कि मान लो कि जिसमें इसको रखोगे उसका शेप एंड साइज ले लेता है। जैसे मान लो हमने 1 लीटर का वेसल लिया, खाली वेसल, हम इसका वॉल्यूम कितना हुआ एयर का, तो आप लोग 1 लीटर। अब उसी को हमने क्या कर दिया, अगर हमने मान ले लिया हमने 15 लीटर का एक ड्रम ले लिया। ठीक है, हमने कहा बताओ इसमें कितना होगा एयर का वॉल्यूम, तो आप लोग बोलोगे 15 लीटर। मतलब जैसा कंटेनर लेंगे, जिस शेप कंटेनर लेंगे, जितना उसका कैपेसिटी रहेगी उतने पूरे में एयर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट क्यों हो जाता है, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत ज्यादा स्पेस रहती है, पूरा फ्रीली फॉर्म में हर जगह घूमते रहते हैं। अपने कमरा ही देख लो, घूम के कमरा देखो, देखो कौन सी जगह है जहां पे एयर नहीं होगा, हर जगह वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, एयर हर जगह होती है। उस तरीके से समझना यहाँ पे जो समझाना हम चाह रहे हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि ये हमारे पास एक टब है। ठीक है, ये कितने लीटर का है, 10 लीटर का है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे कितना आएगा, इक्वल्स टू 10 लीटर हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो हमने इसी को कन्वर्ट कर दिया, इसको भेज दिया, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया, एक 15 लीटर का टैंक था, इसी सेम गैस को 15 लीटर वाले टैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो आप लोग क्या वॉल्यूम को 10 लीटर बोलोगे, नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ एयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर हो जाएगा 15 लीटर। क्यों 15 लीटर का, अभी तो 10 लीटर था, क्योंकि उस जो पूरी गैस है वो अब 15 लीटर वॉल्यूम में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो आप लोग चाहे इसको 50 लीटर, इसको चाहे तो हमने भेज दिया इस पूरी गैस को, एक 50 लीटर का टैंक था। ठीक है, 50 लीटर का टैंक था, तो अब यहाँ पे भेज दो तो भी जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो 10 या 20 नहीं कहलाएगी, तब उस समय यहाँ पे कहलाएगी 50 लीटर। वॉल्यूम ऑफ एयर कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा, 50 लीटर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों के बात समझ में आ गया होगा कि एयर का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, जिस भी कंटेनर में जाता है वो उसका पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। एक बेहतरीन एग्जांपल इसका बनता है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जरा समझना, इस तरीके से हम बना रहे हैं एक ये ट्यूब लगा हुआ है और साइड साइड में इक्वल वॉल्यूम के वेसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, बीच में एक स्टॉपर लगा दिया। ठीक है, ये रुका हुआ अभी, न गैस इधर जा सकती है ना उधर जा सकती है। मान लो हमने इतनी दूर में कोई गैस भर दिया और ये वैक्यूम में खाली जगह है। ठीक है, यहाँ पे हमने पूरा गैस भरा हुआ है, ये गैस कितने में, 5 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट है। हमने कहा कि अब इस स्टॉप, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉक बोलते हैं या स्टॉपर बोलते हैं। चलो स्टॉपर है, इसको हमने हटा दिया। स्टॉपर हटाने के बाद बताओ वॉल्यूम ऑफ एयर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एयर पहले कितना था, 5 लीटर था, ये भी 5 लीटर का है। ठीक है, ये भी 5 लीटर का ही टैंक है। तो ये गैस क्या होगी, जिसको हम हटा देंगे इस तरीके से यहाँ से, तो ये पूरी तरीके से जाकर के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है, इसके मोल यहाँ और यहाँ बराबर हो जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना हो जाएगा, 10 लीटर हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो गैस 5 लीटर में ऑक्यूपाई कर रही है वही 20 लीटर टैंक में भी ऑक्यूपाई कर लेती है, तो वॉल्यूम उसका चेंज होता है, 5 लीटर से 20 लीटर कहलाएगा। तो वॉल्यूम कैसे वेरिएट करता है, कंटेनर टू कंटेनर वेरिएट करता है वॉल्यूम। ठीक है, चलो आगे हम लोग बात करते हैं अब प्रेशर की। हम लोग बेसिकली यहाँ पे जो वेरिएबल फैक्टर होते हैं उन सब के बारे में बात करेंगे, जो गैसेस के लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो वॉल्यूम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कि वॉल्यूम एक फिक्स्ड या फिर डिफाइंड फॉर्म में नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रेशर।
प्रेशर में हम लोग सीधे इसकी एसआई यूनिट वगैरह के बारे में बात करेंगे। अगर हम आप लोग से पूछे प्रेशर की एसआई यूनिट क्या बोलती है, आप लोग तुरंत बोलोगे एटीएम होता है। क्या होता है? 1 एटीएम। एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना होता है? 1 एटीएम होता है। इसका कन्वर्जन आप हम लोग जानेंगे 1.013 ये होता है इतना बार इसमें, ठीक है। और बड़ी वैल्यू होती है, बस इतना आप लोग को याद रखना है। एक एटीएम में 1.013 बार होता है। अगर बार को हम लोग चाहे तो ऐसे भी कन्वर्ट करके इसको लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी इसी की ही एसआई यूनिट है। और कौन सी इसकी एसआई यूनिट है? और देखो टॉर भी इसी की एसआई यूनिट होती है। 760 टॉर होता है इसमें, ठीक है। 760 टॉर होता है, या फिर बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? और हम बोल सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। मतलब ये अलग अलग फॉर्म है, जिस फॉर्म में इसको हम लोग लिखते हैं। प्रेशर की यूनिट क्या होती है? हम लोग एटीएम में लिखते हैं, ठीक है, बार में भी लिखते हैं, टॉर में भी लिखते हैं, mm ऑफ Hg करके भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखना 1 एटीएम में कितना होता है? 1.013 बार होता है। इसको हमने पास्कल में कैसे कन्वर्ट किया? 10⁵ से मल्टीप्लाई करके। इसको हम लोग पूरे को बोल सकते हैं 760 टॉर के फॉर्म में बोल सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे बोलो 760 mm ऑफ Hg, और इसको बोले 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अच्छा, Hg की फॉर्म में क्यों बोलते हैं, मरकरी की फॉर्म में क्यों बोलते हैं, जरा समझना है इसको। जैसे मान लो हमने एक इस तरीके से एक वेसल लिया, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा वेसल को चौड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया? एक ट्यूब लगा दिया उल्टा करके ऐसे। अब मान लो आप हमने Hg मरकरी भर दिया, ठीक है। तो मरकरी भरने भी यहाँ पे क्या होगा? कैपिलरी ट्यूब जो थोड़ा सा ऊपर तक यहाँ पे उठेगी, और ये कितना उठती है? 76 सेंटीमीटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है। आप लोग को पता होगा प्रेशर हर एक पॉइंट पर सेम होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रेशर, मान लो इसको पॉइंट हमने दे दिया, कुछ नाम देते हैं, ठीक है। मान लो P दे दिया, इसको हमने दे दिया Q, इसको हमने दे दिया R। तो यहाँ पे जो पॉइंट P, Q, R पर जो प्रेशर होगा वो तीनों पॉइंट पे सेम होगा। जैसे मान लो ये पॉइंट P हो गया, ये Q हो गया और ये R हो गया। तो प्रेशर एट पॉइंट P इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट Q इक्वल्स टू प्रेशर एट पॉइंट R। ये आप लोग को पता होना चाहिए, फिजिक्स में आप लोग पढ़ोगे भी कि प्रेशर हर एक पॉइंट अगर सेम हाइट है तो उस हाइट पर जो भी प्रेशर डेवलप हो रहा होगा वो बिल्कुल सेम होगा, डिपेंड नहीं करता है कि वो क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ये इसके बराबर होगा। इसलिए बोला था ये 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है, या फिर बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो यही से ये चीज बन करके आया है। चलो, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा प्रेशर। तो आगे हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं मोल के बारे में। अच्छा, मोल चैप्टर फर्स्ट में सब लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे, मोल के अलग अलग फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बस डिस्कस करने वाले हैं इसका मोल का फॉर्मूला, ठीक है। मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सबको पता होगा, ठीक है। एन क्या होता है? मोल, इसको हम बोलते हैं मोल। मोल का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स क्या होता है? नंबर ऑफ एटम पार्टिकल जो भी अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब इसको हम लोग लिखते हैं उसके फॉर्म में। मान लो इसको अगर आप लोग को लीटर दिया गया होता है, लेकिन यहाँ पे गैस है, तो यहाँ पे 22.4 लीटर से डिवाइड करते हैं, लेकिन वहां गैस के लिए यूज किया जाते हैं, ठीक है। एक अभी आप लोग इक्वेशन पढ़ोगे यहाँ पे PV इक्वल्स टू nRT। तो यहाँ से n इक्वल्स टू पढ़ोगे आप लोग PV अपॉन RT, तो वो भी इस समय में आप लिख दे रहे हैं। और फॉर्मूला क्या होता है? PV अपॉन RT। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हम लोग मोल निकालने के लिए इस चैप्टर में यूज करने वाले। कौन कौन सा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास आप लोगों को पता ही है, इक्वल्स नंबर ऑफ एटम अपॉन पार्टिकल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये हो गया। और कौन सा? PV अपॉन RT। ये कुछ लॉ है जिसको हम लोग यूज करने वाले हैं, फॉर्मूले से आप लोग को याद रखना है मोल निकालने के लिए। चलो, ये हो गया मोल का डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बड़े टेम्परेचर की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, ध्यान समझना। आप लोगों को पता भी होगा टेम्परेचर, देखो कौन कौन से फॉर्म यूज करते हैं हम लोग? केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ये तीन फॉर्म लोग बेसिकली यूज करते हैं। केल्विन क्या होता है? SI यूनिट होता है टेम्परेचर का, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कन्वर्जन पर क्वेश्चन बनते जरूर है, ठीक है। तो टेम्परेचर इन केल्विन मान लो अगर मुझे निकालना है, और सेल्सियस दिया गया है, तो 273.15 हम लोग ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में, तो मुझे केल्विन निकल जाएगा। 0.15 लिखो ना लिखो तो भी चल जाता है, 273 ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्जन करें? तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का रिलेशन निकालना, मान लो बोला गया 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आप लोग को फ़ारेनहाइट निकालना, तो यहाँ पे क्या रखोगे? 0 रखोगे। 2 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर 2 रखोगे। इस तरीके से फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हम लोग कन्वर्जन निकाल सकते हैं। इसको उल्टा कर तो मान लो डिग्री सेल्सियस कितना हो जाएगा? 5/9
फ़ारेनहाइट -32। इस तरीके से आप लोग को अगर फ़ारेनहाइट दिया है, सेल्सियस पूछा गया है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर सेल्सियस दिया है फ़ारेनहाइट पूछा है तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। इस तरीके से कन्वर्जन, ये सब खैर हमने बेसिक फॉर्म डिस्कस कर लिया जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होना चाहिए। अब जो चैप्टर का इंपॉर्टेंस है जहां से स्टार्ट होता है वो होता है हमारे इसके लॉस। कौन कौन से लॉ है? बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, गै-लुसाक लॉ है और एवोगैड्रो लॉ है। एक एक करके सारे लॉ को डिस्कस करेंगे और इन सभी लॉस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, और ग्राफ के भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉयल्स लॉ से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यूनिट ऑफ प्रेशर वगैरह हम लोग ने सब कुछ देख लिया। अब आते हैं हम लोग बॉयल्स लॉ। सभी को पता होगा बॉयल्स लॉ क्या होता है, ठीक है। एक सेकंड, हाँ चलो स्टार्ट करते हैं बॉयल्स लॉ। अब जरा समझना, बॉयल्स लॉ ने जो भी कंडीशन दिया था वो कब दिया था? वो उन्होंने कहा था जब टेम्परेचर और मोल हमारा कांस्टेंट होगा, तो उन्होंने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन दिया था। क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि कांस्टेंट क्या था, बॉयल्स लॉ में कांस्टेंट क्या क्या चीजें थी। तो बॉयल्स लॉ ने क्या कांस्टेंट किया था? कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल। उन्होंने कहा था एट कांस्टेंट टेम्परेचर और मोल पे क्या रिलेशन आता है? प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन निकल के आता है। वो क्या आता है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ऐसे बोल सकते हैं P इज इनवर्सली रिलेटेड टू V, मतलब प्रेशर का वॉल्यूम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। ये किसने कहा था? बॉयल्स लॉ ने कहा था। बॉयल्स ने क्या कहा था? बॉयल्स ने ये कहा था कि जब टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट रहेंगे उस केस में प्रेशर जो होगा वॉल्यूम के साथ इनवर्सली रिलेटेड होगा, मींस P इज इनवर्सली रिलेटेड टू V, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं लिख सकते हैं P इक्वल्स टू K/V, क्योंकि डायरेक्टली पोर्शन हटता है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, इसको हम बोलेंगे K। तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो PV इक्वल्स टू K, और K हमारा क्या होता है? कांस्टेंट। मतलब किसी भी गैस के लिए अगर टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट, ध्यान समझना चीज को, अगर किसी भी गैस की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर और मोल अगर कांस्टेंट है तो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो बराबर आएगा। ये जो आप लोग याद करते लेते हो ना, P1V1 इक्वल्स टू P2V2, ये यहीं से आया है, ठीक है। जितनी भी गैस है उसके लिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर और एन कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर इनटू जो वॉल्यूम का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। जरा समझना है, यहाँ पे इसको हम समझाते हैं। जैसे मान लो एक हमारे पास इस तरीके से मान लो हमने वेसल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो आएगा। देखो प्रेशर इनटू जो वॉल्यूम आएगा वो कांस्टेंट आएगा। मान लेते हैं इसके पास ये दो लिक्विड इस तरीके से है, इस तरीके से मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया, एक पॉइंट हमने ये मार्क कर लिया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1, यहाँ प्रेशर P2 है, वॉल्यूम V2 है। अब जरा सोचना, अब अगर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज कर जाएगा। किसी भी लिक्विड में अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज करता है। तो यही रीजन है कि जो प्रेशर इनटू वॉल्यूम का जो रेशियो आता है ना वो बराबर हो जाता है। मान लो देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, मान लेते हैं हमारे पास 10 है, इसका मल्टीप्लाई कितना है? 10 के बराबर है, ठीक है। अब देखना तुमने प्रेशर को क्या कर दिया, प्रेशर तुमने 10 कर दिया तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट आएगा और वो किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। अब मान लो तुमने प्रेशर को 5 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तभी देखो 10 आ रहा है। मतलब ये हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मान लो तुमने प्रेशर को 2 कर दिया तो वॉल्यूम तुम्हारा 5 हो जाएगा। मतलब कुछ भी करो, तुम प्रेशर को कम करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम को कम करोगे प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर प्रेशर को तुमने कम कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करने पर एक कांस्टेंट टर्म आना ही आना है, चाहे इसको करके देख लो चाहे इसको करके देख लो, ठीक है। इसलिए आप बोला गया कि जो PV होता है वो कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के ग्राफ की बात करते हैं हम लोग, ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। इसका जो ग्राफ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म ग्राफ, ठीक है। आइसोथर्म बोलते हैं। थर्म क्यों बोला गया? टेम्परेचर को रिलेट करने के लिए। आइसो मतलब कांस्टेंट, थर्म मतलब टेम्परेचर, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसको इस ग्राफ को बोलते हैं आइसोथर्म ग्राफ, ठीक है। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ग्राफ से रिलेटेड, आप लोगों को उसका आंसर देना है कि कौन सा इसका आंसर करेक्ट होगा। चलो क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करते हैं। पहले ग्राफ बता देते हैं ना कैसे बनेगा। देखो इस तरीके से हमारा प्रेशर, मान लो यहाँ पर प्रेशर है और यहाँ पर वॉल्यूम है। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन कैसा? इनवर्सली रिलेटेड है, और इनवर्स रिलेशन रहता है तो कैसा ग्राफ बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। और वो कैसे बनाते हैं हम लोग? इस तरीके से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। मतलब कि इसका मतलब ये होगा कि प्रेशर आप लोग बढ़ाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, ऐसा होता है रिलेशन। इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। चलो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हुए जाते हैं। एक इक्वेशन आप लोग को याद रखनी है वाली, PV इक्वल्स टू nRT। अच्छा एक बार यहां से हम समझा देते हैं आप लोग को। देखो इसमें क्या बोला गया है? टेम्परेचर और मोल कांस्टेंट होगा। टेम्परेचर ये रहा, मोल ये रहा, टेम्परेचर ये रहा और मोल ये रहा।
इन दोनों को कांस्टेंट कर दो। आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मतलब ये भी तो कांस्टेंट हो गया। ये देखो ये तीनों चीजें कांस्टेंट हो गई, इसलिए हमने लिखा है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। देखो एक बार फिर समझो इस चीज को, हमने कहा कि टेम्परेचर और मोल को कांस्टेंट कर देते हैं। इक्वेशन क्या होती है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी, एन और टी को हमने कांस्टेंट कर दिया। आर पहले से ही कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट, तो देखो तीनों कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ पे रिलेशन किसका है, पी और वी का। तो पी और वी का रिलेशन क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन। ये आप लोग मैथ में पढ़े भी होंगे। तो वाई इक्वल्स टू मान लो हमने लिखा, ये हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, मान लो x इंटू वाई है, तो दोनों x और y का ग्राफ कैसा बनता है, x और y का ग्राफ कैसा बनता है, ये बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये ग्राफ में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चलो अब इसमें हम क्वेश्चन देते हैं कि मान लो अगर ग्राफ आप लोग से ऐसा कुछ पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, p का पूछ लिया जाए और 1/v का पूछ लिया जाए। तो देखो यहां से ध्यान समझना, p का क्या है, p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। इनवर्स नहीं बोलेंगे, देखो ऐसे हम बोल सकते हैं P is inversely related to volume, तो ऐसे लिखेंगे P is inversely related to volume। इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं P is directly proportional to 1/v। ये देखो 1/v के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे बनता है ग्राफ, ऐसा बनता है ग्राफ। ठीक है, ये कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, किसका, P is directly proportional to 1/v है। अगर v हुआ तो मतलब कि इनवर्स रिलेशन है, ऐसे ग्राफ बनेगा। P का 1/v के साथ बोला जा रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना, इसलिए स्ट्रेट ग्राफ बनेगा। अब इसको क्वेश्चन देते करने के लिए करना आप लोग, चलो क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन बना देंगे यहाँ पे, एक क्वेश्चन यहाँ पे। ठीक है, पीवी और वी का ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से बताना पीवी और वी का ग्राफ कैसा बनेगा। देखो अभी हमने क्या बोला कि पीवी इक्वल्स क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये बात तो क्लियर हो गई। जब पीवी इक्वल्स हमने कह दिया कांस्टेंट होता है, तो मतलब अगर हम वॉल्यूम को चाहे जो भी करें, कांस्टेंट तो स्ट्रेट लाइन ही बनेगा ना, इसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है। अगर भाई वो कांस्टेंट है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसा ही मूव करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग के लिए नोट करते हैं, इसके बाद इसका हम सोल्यूशन देंगे। ठीक है, कि इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक मिनट रुकिएगा आप लोग बस। पीवी और वी का ग्राफ है, टेम्परेचर T1 है और यहाँ पर है T2। ठीक है, अभी सॉल्व कराएंगे इसको, पहले क्वेश्चन नोट कर दे रहे हैं, आप लोग को खुद से सॉल्व करते जाना है। ठीक है, पीवी हो गया और यहाँ पर हो गया V वॉल्यूम, N1 N2 हो गया, ये हो गया हमारे पास N1। ठीक है, चलो एक और ग्राफ P का और 1/V का। ठीक है, T1 हो गया और ये हो गया T2। P का और 1/V का, N1 और ये हो गया N2। ठीक है, एक और ग्राफ जगह तो है, T1 T2 और ये T3, ये P का और P वर्सेस V ग्राफ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझते हैं कि क्या क्या आंसर होगा इसका। पहली बात तो देखो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमने बता ही दिया था। पहला क्वेश्चन क्या है, पीवी और वी का ग्राफ है, जहां पर T1 और T2 के बीच का रिलेशन पूछा गया है। ठीक है, अब देखो पीवी इक्वल्स क्या होता है, कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स क्या होता है, नीचे लिखते जाते हैं। ठीक है, पीवी इक्वल्स क्या होता है, एनआरटी। ठीक है, क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, जिसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, पीवी क्या है, कांस्टेंट के बराबर है। ठीक है, अगर हम देखिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लेते हैं। कांस्टेंट करने के लिए क्या करते हैं, एक लाइन खींच दो, कांस्टेंट हो गया। अब देखो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दिया, एक लाइन खींच करके वॉल्यूम तो हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो पीवी बचा, पीवी इक्वल्स एनआरटी, तो हम बोल सकते हैं पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, T2 जो होगा वो T1 से ज्यादा होगा। ध्यान समझना इसको, हमने यहाँ पे क्या बोला, T2 जो होगा वो T1 से ज्यादा होगा। क्यों, देखो PV क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब हमारा PV कांस्टेंट हो गया तो कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका ग्राफ ज्यादा आया, इसका कम आया, तो T2 इज ग्रेटर देन T1। आगे बढ़ते हैं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखो PV क्या होता है, कांस्टेंट और वॉल्यूम का ग्राफ है, मोल के रिलेशन से। ठीक है, हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम को हटा दिया, कांस्टेंट मान लो। ठीक है, वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लिया इस तरीके से। अब पीवी बचा यहाँ पे, तो पीवी का एन के साथ क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि N1 इज ग्रेटर देन N2।
क्यों, आराम से बोल सकते हैं ना। देखो पीवी क्या है, कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, एन के साथ डायरेक्ट रिलेशन, एन1 ज्यादा है एन2 से, एन1 इज ग्रेटर देन एन2। आगे बढ़ते हैं, पी और 1/v का देखो रिलेशन क्या होता है, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी। अब पी और 1/v का रिलेशन, एक काम करते हैं ना हम लोग यहाँ पर इसको 1/v को कांस्टेंट कर लेते, लाइन खींचो मतलब कांस्टेंट हो गया ये। अब मुझे p का और t के साथ रिलेशन देखना है। देखो क्या होता है, p इक्वल्स टू एन आर टी अपॉन वी, यही होता है ना एन आर टी अपॉन वी। इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 1/v लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/v को हमने कांस्टेंट कर दिया। p और t का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब क्या हुआ, t1 इज ग्रेटर देन t2। कितना आसान है, ऐसे करना होता है सॉल्व, ठीक है। अब देखो p और 1/v का, तो p का n के साथ कैसा रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब n1 इज ग्रेटर देन n2, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, p और v का रिलेशन। देखो p और v का रिलेशन हाइपरबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बना हुआ, लेकिन टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन आएगा, फिर से वही सॉल्व करेंगे। pv इक्वल्स टू nRT होता है, pv इक्वल्स टू nRT होता है। हमने क्या कर दिया, लाइन खींच के वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, ठीक है। जिसके एरिया अंडर कर्व ज्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा, देखते हैं, चलो सॉल्व करते हैं ना। अब देखो हमने v को कर दिया कांस्टेंट, तो p का जो है t के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, एरिया अंडर कर्व t3 का ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, t3 इज ग्रेटर देन t2 का, फिर देन लास्ट में आ जाएगा t1। कितना आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग आसानी से pv इक्वल्स टू nRT का यूज करके सॉल्व कर सकते हो। उससे नहीं हो रहा कोई बात नहीं, p और v का रिलेशन देख लो, इनवर्स रिलेशन होते हैं, वहां से हमने सारा क्वेश्चन बना दिया। इतने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कभी p और 1/v का पूछ सकता है, कभी pv का पूछ सकता है, कभी pv और v का पूछ सकता है। तो उस सारे टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे फ्रेम कर दिया। तो बॉयज लॉ पे ऐसे चांसेस होते हैं कि ग्राफ से अगर क्वेश्चन बन के आती है, पर देख लो ग्राफ से अगर क्वेश्चन बन के आता है तो ऐसे ही ग्राफ बन करके आएगा और आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी हम सॉल्व करा देते हैं लॉग को लेकर के, ठीक है। लॉग p और लॉग v का ग्राफ, किसका ग्राफ, लॉग p और लॉग v का ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। अभी देखो हमने क्या बताया, हम पहले क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर इसमें लॉग लगाएंगे, देन सॉल्व करने वाले, ठीक है। देखो pv कोस्ट क्या होता है, nRT होता है, ठीक है। या फिर pv कोस्ट हम लोग k लिख सकते हैं, कांस्टेंट होता है ना k लिख दो, सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि nRT का तो यूज ही नहीं है। यहाँ p और v का ग्राफ पूछा गया कैसे बनेगा। अब देखो इसको अगर लॉग लगाते हैं तो क्या लिखेंगे, लॉग p लॉग v इक्वल्स टू लॉग k, y इक्वल्स टू mx होता है, y इक्वल्स टू mx होता है। अगर इंटरसेप्ट होता है यहाँ पे mx प्लस c लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अब y पे क्या है, log p है, ठीक है, y पे log p ऐसे लिखना, log p इक्वल्स टू mx प्लस c, इसको भेज देंगे हम लोग उधर, इसको भेज देंगे हम लोग उधर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस log v प्लस log k हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये दिया गया है x है ना, log, ठीक है, ये x है और ये क्या है, हो गया c इंटरसेप्ट, और ये क्या सा हो गया, निगेटिव में आ गया, ठीक है। ये देखो कैसी वैल्यू आ गई, निगेटिव में आ गई, मतलब स्लोप कैसे जाएगा, m कैसे जाएगा, निगेटिव में जाएगा, मतलब ग्राफ नीचे की तरफ ऐसा बनेगा, ठीक है। किसका ग्राफ, log p और log v का ग्राफ ऐसा बनेगा, ठीक है। आज के लिए हमने बहुत क्वेश्चंस कर लिए बॉयज लॉ पे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ल्स लॉ स्टार्ट करेंगे और वहां पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।